एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, संडे स्पेशल सीरीज़ का जो मैं वन शॉट लेके आने वाली थी, माय लिटिल ड्रैगन, वो मैं नहीं लेके आ पाई। उसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी। वो स्टोरी मुझे नहीं लगता मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँ। स्टोरी अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा कि उसको कंप्लीट करके ही अपलोड करूँ। इसलिए आज मंडे के दिन मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक एक्स्ट्रा वन शॉट। सो ये जो वन शॉट है, ये एक वन नाइट स्टैंड के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे आपको वन नाइट स्टैंड देखने को मिलेगा। अब क्या एक वन नाइट स्टैंड देखने को मिलेगा या काफ़ी सारे, ये तो कहानी में आप आगे जानेंगे। पर मुझे पूरा यकीन है ये तो आपको पसंद आएगा ही आएगा। ज़्यादा कुछ बातें नहीं करूँगी, बस सॉरी बोलूँगी आपको, आपका लिटिल ड्रैगन ना देने के लिए, और पुरानी पड़ी बहुत सारी स्टोरीज़ कंप्लीट ना करने के लिए भी एक बड़ा सॉरी। उसे मैं जल्द ही कंप्लीट करूँगी। मैंने पहले भी कई बार कहा है आपसे, कोई भी काम शुरू करने के बाद उसे ख़त्म ना करना मुझे नहीं पसंद है, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ के बारे में हो या प्रोफेशनल ज़िंदगी के बारे में। पर खैर, आपके लिए एक बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है, जिसे मैं आपको लाइव आके बताऊँगी। तो प्लीज़ लाइव में ज़रूर मौजूद रहिएगा। कल आएंगे हम लोग लाइव एक साथ। चलिए तो फिर आज के इस प्यारे से एफएफ को स्टार्ट करते हैं। अंधेरी रात जहाँ पर एक ओमेगा, जो कि बेचारा बड़ा परेशान है, वो अभी अभी घर में फ़ाइट करके आया है। एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद, खुद को समझने के बाद फाइनली वो उस सड़क पर निकल चुका है जिसका रास्ता कहाँ ख़त्म होगा उसे नहीं पता। उस ओमेगा के जो हील्स हैं वो उसके हाथ में है, उसका जैकेट भी उसके दूसरे हाथ में है, और वो काफ़ी ड्रंक है। तो कभी रोड के इस साइड तो कभी सड़क के उस तरफ वो नज़र आ रहा है। कहीं झूमता तो कभी रोता, कभी नाच रहा है तो कभी बस सड़क पर लेट गया है कि कोई कार आए और मुझे उड़ा दे, और ताकि मेरे अंदर से जो जान बची है वो भी निकल जाए और मैं आराम से बस खुशी खुशी रहूं। इसी सोच के साथ में वो चल रहा था। अब इस भरी महफिल, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं ना, सब लोग तो खुश नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है कि सभी खुश नहीं हैं। पर खैर, ऐसा हो सकता है कि कभी एक दुखी इंसान दूसरे दुखी इंसान से मिल जाए, हो सकता है ना। आज वही हुआ। विंग जो सड़क पर चलते जा रहा था, उसे सामने उसके ही जैसा एक पागल नजर आया। विंग अपने आप को पागल ही कह रहा है, क्योंकि इतनी रात के 12 बजे के आसपास कोई ओमेगा कैसे बिना किसी सिक्योरिटी के बाहर निकल सकता है। उसी तरीके से एक पागल उसे दिख रहा है। देख के मैं काफ़ी मस्कुलर है, पर क्या ये ओमेगा है पता नहीं, पर जो भी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सामने एक अल्फ़ा है, जो अल्फ़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो भी बहुत नशे की हालत में है। लगता है वो भी अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, और उन सब चीज़ों को भूलने के लिए उसने शराब का सहारा लिया है। और उसे शराब के साथ साथ सामने शबाब भी दिख गया है। तो वो अल्फ़ा सामने आता है और इस ओमेगा की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा हस्की और इतनी ज़्यादा दबी हुई थी कि विंग को एक पल के लिए सुनाई नहीं आया। तो विंग कहता है, क्या क्या पूछ रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? विंग नाम है मेरा, विंग। तुम्हारा क्या नाम है? वो अल्फ़ा उल्टी कर देता है। वॉमिट करने के बाद में वो विंग से कहता है, क्या जैकेट मिल सकता है तुम्हारा? मेरे पास कुछ भी नहीं है। विंग अपने पॉकेट से हैंकी निकाल कर देता है, अपना जैकेट नहीं। वल्फा अपना माउथ साफ करने के बाद बोलता है, लंजा नाम है मेरा। कहाँ जा रहे हो तुम इतनी रात को, वो भी अकेले? तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि कोई कुछ कर देगा? डर लगता है, पर फिर मैं क्या करूँ? तुम्हें पता है, आज मैं घर पे इतना लड़ के आया हूँ कि घर जाने का मन ही नहीं करता। मेरी गलती क्या है? हाँ, मेरी गलती क्या है? मैं बस अपनी मर्जी से जीना ही तो चाहता हूँ, बस। मतलब अगर मेरे घर वालों ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया है तो क्या मैं और किस तरीके से उनका एहसान चुका दूँगा? ज़रूरी थोड़ी है कि मैं किसी
शादी करूं? वांग जी कहता है, सही सही कहा। ज़रूरी थोड़ी है जो लोग वो कह रहे हैं वही करके उनका एहसान चुकाया जा सके। और भी तरीके होते हैं जिनसे एहसान चुकाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है वही एक तरीका हो। पता नहीं, समझता ही नहीं है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है? हाँ, बोलो। विंग, जो लंजा जिसके दोनों चीक्स को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, लंजा विंग की तरफ देख रहा था और विंग लंजा की तरफ। दोनों के बीच में वो हिट मूवमेंट अचानक से आया और उन दोनों ने ही मूव किया। एक ने नहीं, दोनों का था वो मूव, जिसमें उस अल्फा ने विंग के लिप्स को पकड़ लिया। वो दोनों किस कर रहे थे। उन दोनों को ही एक दूसरे के माउथ से बहुत ही अजीब-ओ-गरीब टेस्ट आ रहे थे। वांग जी ने कोई अलग शराब पी थी और विंग ने कुछ अलग, तो उन दोनों के माउथ का टेस्ट मिक्स हो रहा था और दोनों ही अलग तरीके से मुंह बनाए जा रहे थे। एक तो ये स्मेल झेली नहीं जा रही है, दूसरी तरफ ये टेस्ट जो सहा नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, जो किस है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। बस इसी हालत में वो लोग तो एक साथ में लगे हुए थे। वांग जी तो विंग से कहता है, या नहीं, ये गलत जो है, कहीं और चलते हैं। वांग जी विंग को लेकर एक होटल पहुंच जाता है। वहाँ वो उसी नशे की हालत में चेक इन करता है, क्योंकि वांग जी बहुत सारे पैसे भरता है और होटल भी कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, चीप था। तो वो लोगों का मन भी लालच में आ गया। उन्होंने बिना किसी आईडी कार्ड के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उन दोनों को रूम दे दिया। दोनों रूम में जाते हैं। रूम के अंदर जाने के बाद ही लंजा विंग के कपड़ों को निकाल फेंकता है और खुद के शर्ट को भी पूरी तरीके से वो फाड़ देता है और वो विंग को लेकर बेड पे गिर जाता है। एक बार उसी नशीली हालत में वांग जी विंग की तरफ देखते हुए पूछता है, मैं जो करूँगा उसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, मैं अकेला नहीं। विंग वांग जी को कोई जवाब नहीं देता, बस उसके नेक में हाथ डालता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग की आंखें बंद थी और वांग जी के होंठ विंग की बॉडी पर तैर रहे थे, जिससे वो विंग की बॉडी को चेरिश कर रहा हो। बिना किसी फीलिंग के ये एक वन नाइट स्टैंड था जो वो लोग कर रहे थे। वांग जी की लिप्स से इतने सारे मूवमेंट हुए थे कि विंग की बॉडी पर उन मूवमेंट्स की निशानी साफ देखी जा सकती थी। पूरी बॉडी पर काफ़ी सारे हिकी मार्क्स थे, काफ़ी सारे निशान थे, नेक पर, चेस्ट पर और बहुत सारी जगह। इवन उसके बैक पर भी काफ़ी सारे हिकी मार्क्स थे। बैक पर कौन निशान बनाता है? लंजा। उसकी थाई पर भी वांग जी ने काफ़ी सारे हिकी मार्क्स बनाए थे। यही काफ़ी नहीं था कि वांग जी विंग के लोअर एरिया को अपने माउथ के अंदर लेकर सक करने लगा था और विंग को इतने एक्सट्रीम प्लेजर की स्थिति में पहुंचा दिया था कि वो कुछ कर ही नहीं पाया। देन वांग जी विंग को प्रिपेयर करने में भी अपनी पूरी जी जान लगा देता है और उसके बाद जो होता है उसमें तो विंग अपना पूरा सपोर्ट करता है, क्योंकि विंग तो पूरी तरीके से रम चुका था वांग जी के अंदर। विंग अपने फेरोमोन्स को पूरी तरीके से रिलीज़ कर रहा था, सेम एज वांग जी लंजा पे अपने पूरे फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था। वो दोनों उस रात में एक दूसरे में मदहोश हो गए थे, पूरी तरीके से खो चुके थे और इसी चक्कर में वांग जी नोटिंग भी कर देता है। और यही काफ़ी नहीं था, इससे भी भयानक कुछ होता है, क्योंकि विंग वांग जी के बैक को बार बार नोचे जा रहा था। जो प्लेजर है उसकी वजह से, वो प्लेजर इतना ज़्यादा हाई लेवल था कि विंग से सहा नहीं जा रहा था। इसी वजह से वो वांग जी के बैक को बहुत बुरी तरीके से नोचने लगता है। विंग के नाखूनों के जो निशान हैं वो वांग जी के पीठ पर, उसके सीने पर, उसके गले में और इवन उसके फेस पर देखे जा सकते थे। नेक्स्ट राउंड में लीड लंजा नहीं कर रहा था, विंग कर रहा था। वांग जी को नीचे धकेलते हुए विंग जो टॉप की स्थिति में आता है। हालांकि इसमें ऑब्वियसली बॉटम विंग ही है, पर वो ऐसा टॉप प्रिटेंड करता है एंड देन खुद ही खुद को प्लेजर करने लगता है वांग जी के द्वारा। और वांग जी खुद भी उस मोमेंट में खो जाता है, उस चीज़ को वो बहुत एंजॉय करता है। दोनों की वो रात एक तरीके से रंगीन थी, म्यूचुअल अफेक्शन के साथ में, बस ऐसे ही कि बस फिज़िकली नीड जो है उनकी पूरी हो जाए। विंग जो कुछ और नहीं सोचता है, वांग जी के करीब आता है। वांग जी जब पूरी तरीके से नशे में होता है, विंग वांग जी के चिक्स को, लिप्स को, आई को किस करता है, उसके नेक पे जाके वो किस बनाता है, किस करता है। वांग जी के हाथ बेड पर थे, बेड को, ब्लैंकेट को उसने बहुत टाइटली होल्ड किया हुआ था, क्योंकि वांग जी भी मौन कर रहा था, विंग भी वही कर रहा था। पर विंग को पता नहीं क्या होता है, उसकी आँख जाती हैं वांग जी के सेंट ग्लैंड पर।
वहीं अटक जाती हैं। वो उस चीज़ के करीब जाता है और वहाँ अपने ओमेगा टीथ से मार्क कर देता है। ये मार्किंग इतनी ज़्यादा पेनफुल होती है। हमेशा अल्फाज को बहुत पेन होता है, इसलिए अल्फाज अपने आप को मार्क नहीं करने देते हैं। ओमेगास ज़्यादा प्लेजर में होते हैं तब उन्हें मार्क किया जाता है, स्पेशली उनकी हीट के टाइम पे, ताकि उन्हें पेन ना हो। पर अल्फाज को कभी भी मार्क नहीं किया जाता है। बहुत रेयर ही अल्फाज हैं जिसने अपने आप को मार्क करने दिया है, क्योंकि मार्क होने के बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उनको इतना पेन होता है कि कभी कभी तो उनकी जान भी चली जाती है, इसलिए ओमेगास अल्फाज को मार्क नहीं करते हैं। पर आज कुछ अलग हुआ। वांग जी, जो इतना ज़्यादा मदहोश था कि उसे पेन हुआ, पर वो विंग के उस मूवमेंट में अपने आप को खोता जा रहा था, पेन को भूलता जा रहा था। पेन तो उसे हो रहा था, पर वो उसे महसूस हो रहा था, पर प्लेजर भी तो था। उसका ध्यान विंग के ऊपर ज़्यादा था, विंग की वो स्मूथ वाइट बॉडी जिसे वो देख रहा था अपनी आंखें खोलकर। इन द एंड वांग जी कोलैप्स हो गया था, विंग उसके ऊपर कोलैप्स हुआ था। इन अर्ली मॉर्निंग विंग की आंखें खुलती हैं। वो अपने आप को एक अनजान शख्स की बाहों में पाता है, जिस शख्स का वो चेहरा नहीं देखना चाहता, क्योंकि ये कुछ गलत हो गया है। विंग वहाँ से चुपके से उठता है, अपने कपड़े लेता है और एक नोट लिख करके वहीं छोड़ देता है। अपने हील्स उठाता है और उस कमरे का दरवाज़ा आराम से बंद करता है और निकल जाता है। वो लोग आधी रात के टाइम पे मिले थे और मॉर्निंग में काफ़ी लंबे समय तक वो लोग इंटीमेट होते रहे थे। और अभी अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस 9 बजे, जब वांग जी बिल्कुल सोने की हालत में था, तब विंग वहाँ से उठ के भाग जाता है। विंग वहाँ से निकल के सीधे ऑटो लेता है और अपने घर आता है टैक्सी लेकर। जैसे ही वो घर आता है, घर का डोरबेल बजाता है, सर्वेंट्स दरवाज़ा खोलते हैं और वो अंदर आता है। जैसे ही विंग अंदर आता है, विंग की मॉम विंग के ऊपर चिल्लाते हुए पूछते हैं, कहाँ थे तुम रात भर? हाँ, हमें तुम्हें कितने कॉल्स मैसेजेस किए होंगे, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है इडियट? हमें कितना ज़्यादा परेशानी होती है तुम्हें कहीं जाते हुए देखकर, घर में ना पाकर ना देखकर हमें कितना ज़्यादा परेशानी होती है, तुम्हें पता है? हम बस तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। तुम कहाँ गए थे बताओ? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? ऊपर से नीचे तक शराब के नशे में धुत होकर करके इधर उधर डोल रहे हो, तुम कह रहे हो तुम ठीक हो? अभी भी तुम बोल कह सकते हो कि तुम ठीक हो? कहाँ गए थे रात भर? किसके साथ थे? बताओ, कब तक रहे वहाँ? तुमने शराब पी थी ना? तुम्हारे कपड़ों से भी शराब की बदबू आ रही है। बोलो कुछ। विंग एक गहरी सांस छोड़ता है। पता नहीं ये पेरेंट्स क्यों नहीं समझते। एक चाइल्ड की अपनी एक फ्रीडम होती है, उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब तक आप उसे ज़िंदगी की दौड़ में अकेला नहीं छोड़ते, वो चलना, दौड़ना, बैठना, उठना कुछ नहीं सीख पाता। हमेशा किसी के पीछे चलना, किसी के कदमों को देख के आगे बढ़ना, किसी का हाथ हमेशा थाम के रखना ज़रूरी तो नहीं है ना। कभी कभी बच्चे हाथ छुड़ाकर अपने माँ बाप के आसमान में उड़ना चाहते होते हैं, कभी कभी वो अपने बारे में सोचना चाहते होते हैं, कभी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते होते हैं। इसमें यह फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमें हमेशा उनके ही हिसाब से चलना होगा। विंग के दिमाग में यही चल रहा था और विंग की मॉम उसे बार बार सुनाई जा रही थी, बहुत कुछ बताई जा रही थी। वो कह रही थी, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं सारी जिम्मेदारी अपने सर पे लेके चल रही थी। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं अपने भाई बहनों को अच्छी राह दिखा रही थी। तुम्हारी तरह नहीं, अपनी मनमानी करते हुए नहीं घूम रही थी मैंने कितना कुछ किया तुम लोगों के लिए तुम्हें पता भी है? नहीं पता है। तुम अभी भी मेहनत नहीं कर रहे हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने आप पे खड़े रहो, ताकि तुम आगे चल के अपने परिवार को भी संभाल पाओगे। विंग कहता है, फॉर गॉड सेक मॉम, प्लीज़ प्लीज़ वो फिर से परिवार का रोना मत रोइएगा। मैं किसी फैमिली में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक फ्री बर्ड हूँ और मैं एक फ्री बर्ड की तरह ही रहना चाहता हूँ। लिटरली आई डोंट वांट बी कमिटेड टू एनीवन। मुझे वो लाइफ चाहिए ही नहीं। मुझे एक प्रॉपर रीज़न बताइए कि मैं क्यों किसी से शादी करूं। जब तक मुझे वो एक प्रॉपर रीज़न नहीं मिलेगा, मैं किसी फैमिली का पार्ट नहीं बनूंगा। एंड यू नो व्हाट, आप लोग जो बोल रहे हो ना कि मैं इस फैमिली का पार्ट नहीं हूँ, सो नाउ लेट्स गेट इट। नहीं हूँ मैं इस फैमिली का पार्ट। फ्रॉम द बिगिनिंग मैं इस फैमिली का पार्ट था ही नहीं। मुझे याद है आप लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया है ना। अगर आप लोग इसके बाद ये भी सोचते हैं ना कि मेरा खून गंदा है, यू कैन
think about it. I don't fucking care. I don't know, make my life hell. जो कि अभी हो रखी है. You know what, mom? मैंने कितनी कोशिश की. जो आपने कहा वैसा बनने की, पर जब भी मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद को खो देता हूँ. क्या वो आइडल बच्चा बनने के लिए जो आपकी इमेजिनरी फैंटेसी है, उसके लिए मैं अपने आप को दांव पे लगा के खुद को बर्बाद कर दूँ? तुम कहना क्या चाहते हो? जो मैं बोल रही हूँ वो करके तुम बर्बाद हो जाओगे? यू नो व्हाट मॉम, मेरे पास अभी के लिए ना तो राइट एग्जाम्पल्स है और ना ही राइट वर्ड्स है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ. मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि प्लीज़ सब लोग मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़. विंग को एक थप्पड़ पड़ता है ज़ोर का. विंग का सर आधा टेढ़ा हो चुका था. विंग अपना सर उठाकर ऊपर देखता है तो उसके डैड थे. उसके डैड ने उसे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा है, इतने ज़ोर से कि उसके लिप्स से खून भी निकलने लगा था. विंग उन्हें हैरान होकर देखता है क्योंकि विंग जब से मैच्योर होने लगा था तब से अब तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ था. डैड ने उस पर हाथ उठाया हो. उस पर डांट कई बार पड़ी है. उसकी बहस भी अपनी फैमिली से कई बार हुई ही है. विंग जो हैरान भरी आंखों से अपने डैड को देख रहा था. विंग के डैड उससे कहते हैं, जितने एहसान मैंने तुम पर किए होंगे ना, तुम गिन भी नहीं सकते. करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ. उसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता है नहीं. विंग की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे. विंग कहता है, आप मुझे ये बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये सारा कर्जा एक बार में उतर जाए. जो भी आपने आज तक किया है, क्या मैं वो सारा खून वापस कर दूं जो मेरे अंदर है? तो यहाँ इस घर में रहकर आया है. क्या करूं मैं? और एक बात याद रखना, वो चीज़ करने के बाद मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा. बोलिए क्या करूं मैं? बोलिए. शादी सिर्फ वही करोगे तुम, और इसी हफ्ते करोगे. एक बार तुम इस घर से निकल जाओ, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी आए तुम वहाँ कर लेना. हम लोग तुम्हें सुधार नहीं सकते, वो लोग तुम्हें ज़रूर सुधार देंगे. फिर देखते हैं हम क्या करते हो तुम. सही है, मैं किसी जानवर की तरह हूँ. जब मर्जी आया बाहर से उठा लाए, पाला पोसा बड़ा किया. अब जब मन है तो कहीं और भेज दिया. अब कोई और मेरी ज़िंदगी को काबू करने की कोशिश करेगा. विंग के डैड गुस्से में बोलते हैं, मैंने कब तुम्हारी ज़िंदगी को काबू करने की कोशिश की है? तुम्हें फ्रीडम दी है, इसीलिए आज तुम हमारे सामने मुंह पर जवाब दे पा रहे हो. अगर मैंने तुम्हें फ्रीडम ना दी होती तो तुम इस काबिल नहीं होते. सही कहा है. मुझे आज़ादी मिली आपसे ही है, इसके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ. बताइए कब चढ़ना है फांसी पर? विंग की मॉम विंग से कहती हैं, विंग, मैरिज लाइफ का एंड नहीं होती. मॉम डोंट से दैट. मैंने आपकी खुद की मैरिज देखी है. मैंने आपको रात में रोते हुए, दिन में तड़पते हुए, दोपहर में खुद को कोसते हुए देखा है. मैंने देखा है आप खुद के लिए कितने अकेले हो. मैंने सिज्जे को देखा है. सिज्जे की ज़िंदगी में इतने सारे लोग होने के बाद भी कोई नहीं है. सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है. मैंने अचिंक को देखा है. अचिंक की ज़िंदगी जैसे आपने सबसे खूबसूरत बताया था, आज वो कोमा में है. तो कितनी खूबसूरत होती है एक मैरिज, मुझे अच्छे से पता है. तो मुझे ये सिखाने की कोशिश ना करना आप, बिल्कुल नहीं करना. विंग की आंखों से वो आंसू ओझल होते हुए वो सीधे अपने रूम में चला जाता है
कुछ देर बाद विंग की मॉम विंग के पास पहुंचती है और विंग अपनी मॉम को गले लगाकर रोते हुए पूछता है, मॉम, अगर मैं एक अल्फ़ा होता तो ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होती ना। ये सब कुछ नहीं होता ना, मुझे इतना फोर्स किया जाता वो करने के लिए जो मैं करना नहीं चाहता। क्योंकि हमेशा एक ओमेगा को अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं होता। क्यों माँ? विंग की मॉम कहती है, विंग, मैरिज तो सब ओमेगास करते हैं ना, ये तो पहले से ही डिसाइडेड होता है। मॉम, ये डिसाइड करने वाला कौन है? किसने कहा कि सारे ओमेगास एक जैसे होते हैं? कितने सारे अल्फाज हैं ना अनमैरिड, और वो हैप्पी हैं, तो मैं क्यों अकेला नहीं रह सकता? जब सच में मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं सिर्फ अकेले रहना चाहता हूँ, फिर क्यों मुझे लोग अकेला नहीं छोड़ते? मैं सबकी केयर करता हूँ, बहुत केयर करता हूँ, पर किसी की केयर करने का मतलब ये तो नहीं ना कि आप अपने सब कुछ ख़त्म कर दो। मॉम, ये लास्ट चीज़ है जो मैं घर के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद आप मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं कुछ और करूँगा। इसके बाद कुछ नहीं होगा। विंग अपने आंसू को पोंछते हुए वहाँ से उठ जाता है शावर लेने के लिए। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं इवनिंग का, जहाँ पर विंग अपना डिनर करने के लिए नीचे नहीं आता है। वो खाना खाने के लिए नहीं आया। विंग की मॉम विंग के पास आती हैं खाना लेकर। विंग कहता है, मुझे नहीं खाना मॉम, आप वापस ले जाएं। बेटा, ऐसा नहीं करते, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और तुम ही कहते हो ना किसी और के लिए अपने आप को दुख देना ज़रूरी नहीं है। विंग कहता है, मॉम, अब जब तक इस घर का मैं कर्जा नहीं चुका देता मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। कह देना आप इस घर के मालिक से कि अब बस उनके पास जो इतने सालों से रखा हुआ धन पड़ा है ना, उसे किसी और के हाथ में दे दे, और फिर उम्मीद न रखे कि वो लौट कर आएगा। कभी नहीं आएगा। मैं आपकी केयर करता हूँ और आपके लिए मैं हमेशा यहाँ रहूँगा। आप मुझे कॉल कर सकती हैं, मुझसे मिल सकती हैं, पर यहाँ नहीं। इस नर्क के बाहर आप जहाँ चाहें वहाँ मुझसे मिल सकती हैं, पर मैं कुछ खाऊंगा नहीं। कह दें आप, कह दें इस घर के मालिक से। विंग ऐसा बोलता है और फिर एक बार वहीं अपने काम में लग जाता है। विंग की मॉम तो समझ ही नहीं पा रही कि आखिर विंग करना क्या चाहता है। इसलिए विंग की मॉम यानी मैडम यू वो खाने का प्लेट बाहर ले जाती हैं। विंग के फादर उस खाने के प्लेट को फेंक देते हैं और ये कहते हैं, अगर वो खाना नहीं चाहता तो क्या ज़रूरत पड़ी है? मेरी इज्जत का तुम लोगों ने कबाड़ा कर दिया है, जनाजा निकाल दिया है। तुम लोगों को इतना भी समझ में नहीं आता। और तुम खबरदार जो उसके पास कुछ भी लेके गई, मैं भी देखता हूँ अब ये कब तक भूखा रहता है। और इसकी शादी मैं 1 हफ्ते में नहीं 2 दिन में कराऊंगा। देखता हूँ ये क्या कर सकता है। कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, ये घर में बंद रहेगा। ज़्यादा पंख निकल आए इसके, मुझे ही पंख काटना अच्छे से आता है। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। अब 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग को एक ट्रेडिशनल ब्राइड की तरह रेडी किया जाता है और रेडी करने के बाद उसे विदा कर दिया जाता है। उसे विदा करके भेज दिया जाता है। विंग की मैरिज हुई है शू फैमिली में, शुयांग से। शुयांग जो कार में ही है, विंग भी उसके साथ है। शुयांग जो कुछ बात नहीं कर रहा है और ना ही विंग कुछ बोलता है। विंग उसके साथ उसके घर पहुंच जाता है। वहाँ पर विंग सबसे बहुत अच्छे से हंसकर बातें करता है अपने इन लॉज से। एंड देन उनकी बारी आती है ब्राइडल चैम्बर में जाने की। उनको अपने रूम में भेज दिया जाता है। जैसे ही वो रूम में आते हैं, विंग बेड पे जाके बैठ जाता है, अपना वेल खुद से हटाता है और शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग दिखने में काफ़ी हैंडसम है। उसने जो अभी तक ब्लेज़र पहना हुआ था वो निकाल दिया था, तो उसकी शर्ट के 2 बटन भी उसने खोल दिए, जिसमें से उसकी परफेक्ट बॉडी अच्छे से नज़र आ रही थी। पर विंग का ध्यान उस चीज़ पर नहीं था। इस पर हम लोगों का ध्यान है। शुयांग काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। शुयांग विंग के पास आता है और विंग के पास बैठते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? देखो, मेरी एक बात सुनो, ये शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई है। विंग ये बोल रहा था। विंग कहता है आगे, ये मेरी बिना मर्ज़ी के हैं और हमारे लॉ के हिसाब से
हम डाइवोर्स ले सकते हैं। सो प्लीज़ गिव मी डाइवोर्स। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहता, मुझे बस शांति चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट पीस, और मुझे ऐसे नहीं मिलेगी। शुयांग जो वहाँ से उठता है और उठने के बाद वो अपने क्लोजेट में जाता है और कुछ पेपर्स निकाल के लाता है, जिसे वो विंग की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, तुम्हारी आज़ादी के पेपर्स। मैंने तुम्हारे बारे में अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन की थी, तुम्हें क्या लगता है हम अल्फाज ऐसे होते हैं जो किसी भी ओमेगा को बस ऐसे ही अपने घर में ले आएंगे बिना ये जाने कि वो कैसा इंसान है? डाइवर्स पेपर्स है, मैंने साइन कर दिया है, तुम ही कर सकते हो लीगली। कल ये काम हो जाएगा और कल ही तुम फ्री हो जाओगे। विंग को लगा नहीं था कि ये काम इतना आसान होगा। विंग को लगा था कि वो धमकी देगा, या तो उसे डाइवर्स मिले या फिर वो पूरी फैमिली को शुयांग के साथ में जहर दे के मार डालेगा। पर ये काम काफ़ी आसान था। विंग को खुद पर हंसी आ गई। शुयांग कहता है, क्या हुआ? अब ये मत कहना कि तुम मुझे ये डायलॉग मारने वाले थे कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो तुम मुझे और मेरी पूरी फैमिली को जहर दे के मार डालोगे। विंग हैरानी होकर शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग कहता है, इतना हैरान मत रहो, हुसैन मेरा दोस्त है, मेरा मतलब मेरे भाई का दोस्त है, इसलिए मुझे ये पता है। उन लोगों का प्लान था तुम्हारी मदद करने का और उसमें मैंने अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया है। सो नाउ यू आर फ्री। विंग बहुत खुश हो गया था, इतना खुश कि उसने शुयांग से हैंडशेक किया और कहा, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जो हेल्प की है ना वो बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें ओन करता हूँ। इस एहसान का बदला मैं तुम्हें ज़रूर चुकाऊंगा, किसी भी तरीके से। शुयांग कहता है, किसी भी तरीके से? विंग कहता है, मेरा मतलब डिसेंट तरीका। हाँ, ऐसा बोलते हुए विंग अपने चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रख देता है। शुयांग कहता है, मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब है अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मैं हुसैन को पसंद करता हूँ, उसके लिए तुम बात चला सकते हो। विंग कहता है, सच में? वाह, मैं बात करके देखूंगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर विंग और शुयांग का डाइवोर्स होता है, जिसके बाद में विंग फ्री हो जाता है, पर उसके पास रहने के लिए जगह, काम कुछ भी नहीं है। विंग अपना रिज्यूम लेकर काफ़ी सारी कंपनीज में जाकर के इंटरव्यूज़ देता है, पर कहीं कुछ नहीं होता है। लास्टली उसे लान कंपनी में इंटर्न के तौर पर जॉब मिल जाती है। अब वो 1 महीने से वहीं पर काम कर रहा था, जो पैसा आता था उससे अपना रेंट वगैरह देना, यही सब कुछ चल रहा था। विंग को ये ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है। उस रोज़ रोज़ के टॉर्चर से जो उसे वहाँ सुनना पड़ता था, झेलना पड़ता था, उससे तो ये ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा सुकून भरी है। भले इसमें उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, उसे एक पल भी शांति का नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। इतना खुश है कि वो बयान नहीं कर सकता। उसे यहाँ सुकून मिलता है, वो सुकून जो उसे कभी उस घर में नहीं मिला। वो तो शुक्रगुजार है अपने डैड का, जो उसकी शादी शुयांग से करा दी, जिससे वो अब फ्री हो चुका है। किसी भी तरीके से अपनी फैमिली को ओन न करते हुए खुद के बारे में सोचना एक अलग ही चीज़ होती है। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि सेल्फिश हो सके और अपने बारे में सोच सके, अपनी फैमिली के खिलाफ जा कर के खुद की लाइफ अपने हिसाब से जी सके। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है। कुछ बहुत ज़्यादा बहादुर लोग होते हैं जो ये हिम्मत दिखा पाते हैं, जो अपने लिए फ़ैसले ले पाते हैं, और वो विंग ने किया है, कर दिखाया है। इसलिए विंग खुद पर प्राउड फील कर रहा था। आज विंग को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। विंग को कुछ अजीब लग रहा था। उसे वॉमिट हो गई थी कई बार दिन में, और उसका सर भी बार बार घूमता हुआ जा रहा था। उसका मन भी बहुत ज़्यादा इधर उधर भटक रहा था, और इसीलिए उसके एचआर ने आज उसे बहुत ज़्यादा डांटा भी। विंग को इस डांट से फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इससे ज़्यादा घटिया बातें उसने अपने घर पे सुनी है। विंग हुसैन के साथ, शूशे के साथ में अपनी ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि वो लोग बस मस्ती करना चाहते थे, और शूशे और विंग इसलिए ड्रिंक कर रहे थे क्योंकि न्यू हुसैन का प्यार सक्सेसफुल हो गया। न्यू हुसैन को शुयांग पसंद था और शुयांग को न्यू हुसैन पसंद है, इसलिए उनका प्यार सक्सेसफुल हो गया है, और इसीलिए वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, काफ़ी मस्ती कर रहे थे। विंग ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसके बाद उसे नशा भी हो गया था, और इस नशे की हालत में वो कहता है कि वो अपने अपार्टमेंट ज़रूर जाएगा और खुद से चला जाएगा, वो टैक्सी ले लेगा। विंग बार से बाहर आता है और चलते हुए अपने टैक्सी के पास जाता है, और दरवाज़ा खोलकर वो बैठ जाता है बैक सीट पर और कहता है,
मेरा ये एड्रेस है, छोड़ देना। हाँ, लोकेशन हो ना मेरे दोस्त यही है, कहीं और लेके गए ना तो तुम्हारा छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। विंग अपना फ़ोन दिखाते हुए ड्राइवर से कहता है। ड्राइवर विंग की तरफ एक बार मुड़ के देखता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, लैनसन है। लैनसन विंग की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि इस इंसान को क्या वो जानता है, ये किस बारे में बात कर रहा है। पर ये बहुत ज़्यादा ड्रंक दिख रहा है और साथ ही साथ ये एक ओमेगा है, इसलिए वांग जी उस ओमेगा को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है। अपार्टमेंट छोड़ते हुए वांग जी विंग को देखता है। विंग तो उठने की हालत में नहीं है, वो सो चुका है। तो विंग को वो जगाते हुए उसके एड्रेस पूछता है कि कौन से फ्लोर पे कौन सा रूम नंबर है उसका। फाइनली वांग जी विंग को लेकर के उसके अपार्टमेंट पहुंच जाता है। यही मामला काफ़ी नहीं था, अब बारी थी पासवर्ड की कि पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। वांग जी विंग को जगह जगह के पासवर्ड पूछता है, लेकिन विंग तो कोई जवाब ही नहीं देता। तो वांग जी लास्ट डायल नंबर पर कॉल लगा देता है, जो कि शुयांग का था। वांग जी पूछता है, हेलो। शुयांग कहता है, कौन? ये जो ओमेगा है जिसका ये नंबर है, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है, मैं उसे उसके अपार्टमेंट छोड़ना चाहता हूँ, पर इसका पासवर्ड ही नहीं पता इसे, बहुत ज़्यादा ड्रंक है। सो रूम का पासवर्ड क्या है? शुयांग पहले तो डरता है कि पता नहीं क्या होगा, तो वो वीडियो कॉल करने के लिए कहता है। इसके बाद वीडियो कॉल भी होता है जिस पे वांग जी का चेहरा वांग जी दिखाता भी है। और वांग जी का चेहरा देखने के बाद शुयांग बहुत ही कैजुअल था कि ये इंसान कभी कुछ गलत नहीं करेगा ऐसा, इसलिए शुयांग उसे नंबर दे देता है। इसके बाद में वांग जी लेकर पहुंच जाता है विंग को उसके अपार्टमेंट में। वहाँ पहुंचकर विंग जो नशे की हालत में था, तो वांग जी किचन में जाता है, विंग के लिए गर्म पानी करके लेके आता है, हनी वाटर डाल के। विंग उस पानी को ड्रिंक करने के बाद में थोड़ा सोबर हो गया था और वो वांग जी को देखते हुए पूछता है, हैंडसम हैंडसम तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? हाँ हैंडसम, तुम बहुत हैंडसम हो। पर पता है सारे हैंडसम अल्फा अच्छे नहीं होते। मेरा दोस्त शुयांग हैंडसम है, बहुत अच्छा है, और अल्फा है। अल्फाज वैसे अच्छे नहीं होते, बहुत घटिया होते हैं। उनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है। पर तुम बहुत हैंडसम हो। Hey, would you like to do a one night stand? वांग जी विंग को मना करता है, लेकिन विंग अपनी जो फ्रेगनेंस है उसे रिलीज़ करने लगता है। उन फेरोमोन्स को इनहेल करते ही विंग का जो अल्फ़ा है उसे सिग्नल देने लगता है। पर वांग जी अपने आप को काबू करने की पूरी कोशिश करता है। इन द एंड वो फेल हो जाता है और फिर एक बार वो विंग के साथ में वहीं पर इंटीमेट होता है। ये इंटीमेशन काफ़ी ज़्यादा अलग था, पिछली बार से काफ़ी अलग। पिछली बार जो था वो अलग चीज़ थी, इस बार कुछ अलग, और जो अलग था वो था वांग जी की तरफ से, क्योंकि वांग जी एक मार्क्ड अल्फा है क्योंकि विंग ने उसे मार्क कर दिया है। वांग जी को समझ आ रहा था कि ये कुछ तो अलग है, क्योंकि वांग जी मार्क है तो वो समझ पा रहा है कि ये ओमेगा उसका अपना है। पर कैसे कैसे वो अपने आप को इस ओमेगा से दूर ही नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि वांग जी इस ओमेगा का हो चुका है। तो क्या ये वही ओमेगा है जिसने वांग जी को मार्क किया था? वांग जी अब इस बारे में पता लगाना चाहता है। कुछ भी हो कैसे भी हो वो पता करके रहेगा। इस बार फिर उनके बीच में नोटिंग होती है और वांग जी इस बार कहीं जाता नहीं है, वो वहीं पर रहता है। विंग को क्लीन करके उसके कमरे में सुलाता है, जो भी उसे ठीक लगता है, जिस कमरे में जिसमें कपड़े होते हैं। और फिर खुद भी शावर ले करके विंग के ही क्लॉथ से कुछ कपड़े लेता है ओवर साइज़, जो खुद डाल करके और विंग के पास में ही लेट जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग जागता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि एक अनजान शख्स उसके पास में लेटा हुआ है। विंग उसे लात मार के नीचे गिराता है और वांग जी तुरंत उठ जाता है। वांग जी को चोट तो लगी थी, पर वो उठकर वहीं बैठता है और पूछता है, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक कैसे होऊंगा? तुम हो कौन? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? और तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? मेरे बेड के ऊपर? और तुम मेरे साथ सो रहे थे? कुछ किया तो नहीं तुमने? मेरे पेन तो हो रहा है, तुमने मेरे साथ कुछ ना कुछ तो किया है। तुम परवट, बेवकूफ़, बेशर्म इंसान, जड़ कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करने की? तुम हो कौन? मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊँगा, तुम्हारी रिपोर्ट करूँगा तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारा अल्फ़ा? हाँ, कैसे ऐसे कि मेरा अल्फ़ा जाएगा? वांग जी अपनी शर्ट को हटाकर अपने नेक का वो मार्क दिखाता है। विंग तो एकदम अपने मुंह को बंद कर लेता है। एक बार वो वांग जी को उस मार्क को देखता है
फिर वांगजी के चेहरे को, फिर एक बार वो वांगजी के उस मार्क को देखकर, फिर एक बार वांगजी के चेहरे को, और फिर ज़ोर से अपने सर पर बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारता है। और वांगजी तुरंत विंग के हाथ को पकड़ के बोलता है, ऐसा मत करो, खुद को नहीं पीटते। मिस्टर मिस्टर वांगजी कहता है, अजान। मिस्टर अजान, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे सच में नहीं पता कि मैंने ये कब, कैसे, कहाँ, क्यों किया। क्या आप इसे भूल नहीं सकते? पॉसिबल नहीं है। मेरी फैमिली में हम किसी भी ओमेगा को अपने आप को मार्क नहीं करने देते, क्योंकि एक बार मार्क होने के बाद हम और कुछ नहीं कर सकते। उस ओमेगा की जगह किसी को नहीं दिया जा सकता और न उसे छोड़ा जा सकता है, उसके साथ ही रहते हैं। सो मेरे अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं। ओ अंकल, एक मिनट, तुम तो कल रात ही यहाँ आए थे, यहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं कल रात को ही ड्रिंक की थी। तो फिर तुम्हारे अंकल को ऐसे पता चला कि ये मार्क क्या है? 1 महीने पहले तुमने किसी के साथ एक रात गुजारी थी, याद तो होगा? विंग गल्प करता है और फिर सोच में पड़ जाता है। उसे पिछले 1 महीने पहले जो रात गुजारी उसके बारे में कुछ याद नहीं है, पर हाँ, उसे इतना पता है कि उसने एक अल्फ़ा के साथ में रात गुजारी थी। सुबह उसने इसका चेहरा नहीं देखा था। विंग कहता है, तो इस बात का क्या सबूत है कि तुम वही हो? ये मार्क सबूत है। तुम्हारे फेरोमोन्स मैं पहचान सकता हूँ। अगर ज़्यादा रिलीज़ किए तो मेरे अंदर का अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, फिर समझ आ जाएगा तुम्हें। देखो, मुझे डरा मत था, मैं कोई कमज़ोर ओमेगा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं दबा सकता। और अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की ना तो बहुत बुरा होगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। विंग अब चुप हो गया था। वो किसी से दब के नहीं रहना चाहता, लेकिन अगर कोई उसे रिस्पेक्ट करे तो उसको डिसरिस्पेक्ट करना विंग का पर्सनालिटी में नहीं है। विंग कहता है, ठीक है, पर देखो, मैं मैरिज नहीं करना चाहता। वांगजी कहता है, क्यों? मैं क्यों मैरिज करूं? मुझे यही नहीं पता। एक रीज़न तो होना चाहिए। तुम्हारा अपार्टमेंट बहुत छोटा है, मेरे पास बड़ा घर है। पैसों के लिए शादी करना ये मेरे पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है, मेरे कैरेक्टर में ही नहीं है। ऐसा होता तो मैं डाइवोर्स ही नहीं देता शुयांग को। तुम डाइवोर्स दे चुके हो किसी को? हाँ, वो भी बहुत अमीर था, पर मैंने उसे दिया। शू फैमिली का सबसे बड़ा लड़का शुयांग, उसे डाइवोर्स दिया है मैंने। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे कोई वजह ही नहीं मिली किसी शादी में रहने की, तो मैं क्यों करूँ? इसलिए अभी भी मेरे पास कोई वजह नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक वजह हो तो मैं सोचूंगा। एक वजह होने से कुछ नहीं होता है। जब तक मेरा मन नहीं करेगा तब तक मैं कोई भी चीज़ नहीं करूँगा। मैं एक आज़ाद पंछी की तरह हूँ। किसी चीज़ में, किसी केज में बंद रहना मुझे नहीं पसंद है। पर तुम मेरे घर तो चल सकते हो ना? मेरे घर पे सबको एक्सप्लेन करना होगा मुझे। तुम्हें पता भी नहीं है मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा है। फैमिली प्रेशर क्या होता है ये तुम जानते हो। विंग कहता है, मतलब ये, तुम्हें शादी करना नहीं पसंद है, पर तुमने की। ऑब्वियसली फैमिली के प्रेशर से की होगी, समझ सकता हूँ। मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप को लेकर नहीं, बिजनेस को लेकर, बहुत सारे एफर्ट्स को लेकर। ये चीज़ एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। वांग जी अपने मांग पर उंगली रख के बताता है। विंग कहता है, ठीक है, एक बार चलूँगा मैं। अब हम देखते हैं लान वांग जी के घर का सीन, जहाँ पर वांग जी ने पहले ही कह रखा है कि वो उस ओमेगा को लेकर आए जिसने उसे मार्क किया है, लेकिन कोई भी ओवर एक्टिंग ना करे। वो ओमेगा किसी से भी चिपकना पसंद नहीं करता है, और दूसरी बात, ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश ना करें। उसे खुले आसमान मोड़ना पसंद है, प्रेशर में रहना नहीं। विंग लान हाउस पहुँचता है और वो रेडी है सब तरह की डांट फटकार खाने के लिए, जितनी गालियाँ उतनी झेलने के लिए, सब कुछ करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। पर विंग को अभी तक पता नहीं है कि ये लान हाउस है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ कर उसे अंदर लेके आता है। अंदर आते ही वहाँ देखते हैं एक बूढ़े इंसान, जो काफ़ी बूढ़े नहीं है पर हाँ बूढ़े तो हैं। वो जैसे ही विंग को देखते हैं वैसे ही विंग के पास आते हुए बोलते हैं, तुम ही वो हो ना? विंग कहता है, हाँ मैं ही हूँ। विंग एकदम निडर है, उसे बताइए इंसान उसे डांटेगा, इसकी शक्ल देख के लगता है। पर विंग को हैरान करते हुए वो सामने वाला इंसान विंग के हाथ को बहुत जेंटल वे में पकड़ता है
और वांग जी को पीछे धक्का देते हुए विंग को लेकर सोफे पर उठा देता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना बेटा? कहीं तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी ना? मेरे पागल नेफ्यू ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? विंग एक गल्प करता है। एक ऑकवर्डनेस के साथ में वो वांग जी को देखता है और फिर उसके अंकल से कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद जो लांचरन है वो विंग से काफ़ी सारी बातें करते हैं और एक टाइम के बाद विंग जो काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव है वो उनके साथ नॉर्मली हो जाता है। वो लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं और प्लस उस दिन विंग मूवी भी देखता है और स्नैक्स भी खाता है, काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय करता है। और इन द एंड इवनिंग में वो लांस जन से मिलता है जो कि उसका बॉस है। उसे देखते ही विंग को झटका लगता है। विंग उन्हें देखते ही बस वहीं जम जाता है और वांग जी भी उन्हें देखता रहता है कि आखिर क्या है। क्या विंग जानता है सचिन को? लांस जन विंग को देखते ही पूछता है, तुम तो नए इंटर्न हो ना? विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और लांचरन कहता है, अब वो इंटर्न नहीं है, वो वहाँ का बॉस बनेगा क्योंकि वो हमारे घर का सन इन लॉ बनने वाला है। विंग तुरंत मना कर देता है और अपनी सारी कंडीशंस वगैरह बता देता है और ये भी बताता है कि वो शादी नहीं करना चाहता और उसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। जो भी उस दिन हुआ उसमें सिर्फ विंग की गलती नहीं है, वांग जी भी उसी तरह बराबर का हकदार है, इसलिए वो किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। विंग मुकर जाता है, बस ये कहता है कि हाँ वो एक मौका दे सकता है इस रिश्ते के लिए, पर वो मैरिज के लिए फिर भी कोई सोच भी नहीं रहा है। दूर दूर तक नामो निशान नहीं है उसके बारे में सोचने का। हाँ वो एक कोशिश कर सकता है, एक मौका दे सकता है वांग जी के लिए, और वही शायद लान फैमिली के लिए काफ़ी था। इसके बाद स्टार्ट होता है वंशन का डेटिंग करियर। ऑफ कोर्स विंग एक इंटर्न है, उसे टाइम टू टाइम ही टाइम मिलता है, तो उस टाइम में वांग और विंग साथ में बैठते हैं, वर्क रिलेटेड बातें करते हैं और वो बातें करते हैं जो विंग के लिए रिलेवेंट रहती हैं। विंग को लगता है कि जो भी कपल्स है वो पता नहीं क्या ही बकवास करते रहते हैं एक दूसरे से, सही बात तो करते ही नहीं है, और लाइफ से रिलेटेड जो ज़िंदगी में चल रहा है वो प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वांग और विंग वही बातें करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि दोनों को एक जैसा इंसान मिला है। वांग भी उसी पर्सनालिटी का है जिस पर्सनालिटी का विंग है। मैरिज से नफरत करना, पर हाँ मन में कहीं ना कहीं एक ऐसे पार्टनर की उम्मीद रखना जो बिल्कुल उसकी तरह हो, जो सिर्फ काम के बारे में सोचे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में सोचे, खुद की पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के बारे में सोचे, खुद के थॉट प्रोसेस को और ज़्यादा मैच्योर बनाने के बारे में सोचे। और वांग उसी टाइप का है। दोनों की बहुत अच्छी बनने लगती है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते और बातें करते हैं। तो जो डेटिंग टाइम है वो उस दिन से स्टार्ट होकर के 1 महीने चलता है। 1 महीने बाद विंग की तबीयत जो कि और भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। विंग अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस तो है, पर उसे टाइम ही नहीं मिला था हॉस्पिटल जाके खुद का चेकअप कराने का। आज विंग और वांग जी संडे के दिन बैठकर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बातें कर रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें थी उनके पास जो डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उनके करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, और वो दोनों कंफर्टेबल भी थे एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि उन्हें एक लिसनर की ज़रूरत थी, एक एडवाइज़र की ज़रूरत थी जो कि उन्हें मिल चुका था, और ये रिश्ता उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल था। विंग ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया था कि वो बिना मैरिज के अगर ऐसे रहना चाहता है तो रह सकता है रिलेशनशिप में। अगर उसे लगेगा लाइफ में कभी भी कि हाँ उन्हें एक नाम देना चाहिए अपने रिश्ते को, तो वो लोग बॉयफ्रेंड्स बन सकते हैं, पर हस्बैंड्स इस ज़िंदगी में कभी भी वांग जी अपनी ज़िंदगी में ना सोचे। वांग जी भी सेम कहता है कि एक रिश्ते को नाम देने से उसकी खूबसूरती कभी कभी ख़त्म हो जाती है, इसलिए वांग जी नहीं चाहता इस रिश्ते को कोई भी अलग नाम देना। बॉयफ्रेंड्स तक ठीक है जब उन्हें लगेगा तब के लिए, पर मैरिज बिल्कुल भी नहीं। वो एक सेंस ऑफ बाउंडेशन देता है जिसमें एक दो व्यक्ति बंध जाते हैं और कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। लेकिन अगर उस रिश्ते का नाम ऐसा ना हो तो एक दूसरे को खोने का डर बना रहता है और एक दूसरे को पाने की ख्वाहिश बनी रहती है, और वही एक चीज़ बनती है रिश्ते को और भी ज़्यादा खूबसूरत और रोमांचक बनाने की। और उन दोनों को यही चीज़ें पसंद है, इसलिए वो यही सोच रहे थे। संडे के दिन विंग की तबीयत को और ज़्यादा ख़राब देखते हुए वांग जी कहता है कि आज वो लोग कुछ नहीं करेंगे, पर विंग का चेकअप कराने चलेंगे। वांग जी के पास टाइम है और उसने भी अपने बॉडी चेकअप नहीं कराया है पिछले 2 महीनों से, तो वो भी जाके कराएगा। उसने बस पिछले महीने मतलब 2 महीने पहले ही कराया था जब वो दोनों इंटीमेट हुए थे, उसके बाद उसने चेकअप भी नहीं कराया है। तो विंग और वांग जी साथ में पहुँचते हैं। वांग जी अल्फास के बोर्ड में था और विंग ओमेगास के।
विंग का चेकअप जब होता है और विंग अपनी रिपोर्ट्स लेकर वांग जी के पास पहुंचता है तो वो इतना ज़्यादा हैरान नहीं था, चिल था। वांग जी और विंग साथ में बैठे हुए थे कार के अंदर। वांग जी पूछता है, क्या हुआ फिर? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? विंग कहता है, हाँ कुछ ज़्यादा नहीं, जस्ट आई एम प्रेग्नेंट। ओह ओके। व्हाट? वांग जी जोर से कार का ब्रेक लगाता है और विंग का सर हेडबोर्ड पर लगते लगते बचता है। विंग कहता है, व्हाट द हेल, क्या कर रहे हो? आराम से ड्राइव करो। वांग जी कहता है, सेकंड, 1 सेकंड, वेट, व्हाट? तुमने अभी भी क्या कहा? आई थिंक मैंने कुछ गलत सुना है, एक्सट्रीमली रॉन्ग सुना है। मैंने कुछ ऐसा सुना है जो मुझे इस ज़िंदगी में, आई एम प्रेग्नेंट। व्हाट? नो, आई मीन व्हाट? हाउ? विंग कहता है, हाउ? समहाउ। हम दोनों इंटीमेट होते हैं, ऑब्वियसली, नॉर्मल है। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस वन? विंग बोलता है, इट्स माई डिसीजन, मैं अबॉर्ट नहीं करूँगा। अगर तुम्हें नहीं चाहिए दैट्स ऑल राइट। वो तुम्हें डैड नहीं बुलाएगी या बुलाएगा, बट दिस इज़ माई चाइल्ड एंड इट्स माई डिसीजन, इट्स माई बॉडी ऑफ कोर्स। तो मैं जो चाहे वो करूँगा। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स इट्स योर फ्रीडम। आई एम लिटरली नॉट रेडी टू टेक दिस बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। तो तुमसे कह कौन रहा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने के लिए? ये सिर्फ मेरा है क्योंकि बॉडी मेरी है। ऑब्वियसली द अदर पार्ट इज़ योर्स, बट अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो दैट्स ओके, दैट्स माइन। तो भाई कैन वी टॉक अबाउट इट जब हम घर पहुंच जाए? ओके, लेट्स गो, ड्राइव सेफली। वांग जी के हाथ कांपने लगे थे। विंग कहता है, हाँ तुम यहाँ आके बैठो, मैं कार ड्राइव करता हूँ। वांग जी कहता है, मैं कर सकता हूँ। विंग फिर एक बार बोलता है, अगर तुमने एक्सीडेंट किया तो मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे इस नन्हे मुन्ने जान को खो दूँ। सो यहाँ आओ तुम। सीट स्विच करने के बाद में विंग ड्राइव करता है और वो लोग सेफली होम पहुँच जाते हैं। घर पहुंचकर विंग और वांग जी डिस्कस करते हैं, जहाँ वांग जी बोलता है कि वो जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता तब तक लिए ठीक है, पर ये है तो उसका भी, और डैड बोलने में कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी विंग का अपना डिसीजन है जिसमें विंग पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, और सोसाइटी के हिसाब से बच्चों को एक डैड की ज़रूरत होती है। सो इन द सेंस वो डैड बन सकता है। पर विंग कहता है, जब तक तुम्हें ना लगे, तुम्हारा मन ना करे एक जिम्मेदारी उठाने का, तब तक किसी भी मजबूरी में मत उठाओ। और आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब सामने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता तो मैं उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोपूँ। सबके अपने अपने सपने होते हैं, अपने अपने अरमान होते हैं। आसान, मैं समझता हूँ तुम क्या चाहते हो, पर तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम असल में क्या चाहते हो। तुम जो कह रहे हो वो मुझे समझ में आ रहा है, पर तुम्हें अपने मन से पूछना चाहिए, क्या तुम चाहते हो कि ये जो बेबी है वो तुम्हें डैड बोले? और अगर बोले तो तुम्हें एक अच्छा फादर बनना ही होगा। मैं नहीं चाहता कि जिस तरीके से मेरी लाइफ रही है इसकी लाइफ रहे। वेदर इट्स गोइंग टू बी ओमेगा और अल्फ़ा डजेंट मैटर, पर मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके से इसको हार्म पहुँचे, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और जिस चीज़ की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में एक बार सोच लूँ, नथिंग कैन स्टॉप मी, नथिंग कैन बॉदर मी, और कुछ भी मैं गलत उसके साथ होने भी नहीं देता। वांग जी कहता है, ओके गिव मी सम टाइम। टेक योर टाइम, एटलीस्ट इसे आने में अभी भी 4 महीने हैं। 4 महीने? दैट मीन्स, ये ऑफकोर्स ये प्रेगनेंसी 2 महीने पहले की है, एंड मैं पूरी इंटायर लाइफ में तुम्हारे अलावा किसी के इतने क्लोज नहीं गया हूँ, फिजिकली, इमोशनली एज वेल। सो बेसिकली दिस इज़ आर्स, योर्स एंड माइन। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो दैट्स ऑल माइन, ये सिर्फ मेरा है। विंग मुस्कुराते हुए बोलता है। वांग जी को एक अलग विंग देखने को मिलता है। अब तक वांग जी को लग रहा था कि विंग एक ऐसा इंसान है जो बस खुद के बारे में सोचना चाहता है, खुद के पंखों में उड़ान भर के आसमान देखना चाहता है,
किसी भी बाउंडेशन से बंधना नहीं चाहता है, चाहे वो रिश्ता हो, इंसान हो या कोई भी जिम्मेदारी हो। पर आज एक अलग रूप उसे देखने को मिल रहा है। वांग जी के मन में जो सवाल है वो वांग जी पूछ लेता है, इससे तुम्हारी आज़ादी पर रोक नहीं लगेगी? क्यों लगेगी? किसने कहा है एक मदर अपने बच्चे को लेकर उड़ नहीं सकती? मैं उड़ सकता हूँ, और भी ज़्यादा उड़ सकता हूँ, और इससे भी उड़ा सकता हूँ। इसके ज़रिए मैं वो सपने जीऊँगा जो मेरे अधूरे रह गए हैं। हालांकि अभी भी मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, पर ये ज़िंदगी वैसी नहीं जैसी मैंने सोची थी। मैं चाहता था मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करें और मुझे वो आज़ादी दें जैसे मैं आसमान में उड़ूँ। मैं वो करूँ जो मैं चाहता हूँ, पर मुझे नहीं मिली। हाँ, पर इसे मिलेगी वो आज़ादी। वांग जी सोच में पड़ जाता है, ये तो उसके साथ भी है ना? क्या वो भी अपने सपने एक बच्चे के सहारे से जी सकता है? उसे बड़ा होते हुए देखते हुए उसे वो चीज़ें दे सकता है जो उसे नहीं मिली। इसमें भी तो अपना एक मज़ा है ना? वांग जी कहता है, मैं भी ट्राई करूँगा। तुमने जो कहा वो, मुझे भी बहुत कुछ नहीं मिला, पर बहुत कुछ मिला है। जो मिला है वो तो मैं दूंगा ही, पर जो नहीं मिला वो भी इसका है। विंग हामी अपने सर हिलाता है। अब हम देखते हैं लान हाउस का सीन। लान हाउस में ये बात पता चली है लगभग तब जब विंग की डिलीवरी हो चुकी है। बेबी को लेकर वो लोग लान हाउस पहुंचे हैं। लान चरण का कहना है कि जो चाहे वो करो, पर बेबी उनके साथ रहना चाहिए। अगर उसके साथ रहता नहीं है तो एटलीस्ट उन्हें हफ्ते में 3 दिन मिलने के लिए लेकर आए। विंग तो हैरान है, ये फैमिली सच में काफ़ी ज़्यादा ओपन है। विंग को उन्होंने मैरिज के लिए नहीं बोला, जबकि एक बेबी उनके हाथ में है। विंग कहता है, श्योर इनफ अंकल, मैं इसे पक्का आपके पास लेके आऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं यहीं रुक जाता हूँ। वैसे भी अब मैं एक इंटर्न नहीं रहा, मैं अपनी मेहनत से एक परमानेंट एम्प्लॉय बन चुका हूँ। सो अच्छा है ये, पर मेरी एक शर्त है इस घर में रहने की। लांसरन कहता है, जो शर्त है वो मंजूर है। लांसरन कहते हैं, सुन तो लीजिए पहले। फिर वो पूछते हैं कि विंग की क्या शर्त है, तो विंग कहता है, शर्त यह है कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं मैं मेरे हिस्से का खर्च दूंगा। मैं बिना खर्चा दिए यहाँ नहीं रहूँगा। मुझे पता है आप लोग ये नहीं बोलोगे, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी कुछ होता है तो मैं ये नहीं सुनना चाहता कि मेरा खर्चा उठाने के बाद आप लोगों ने मेरी जिम्मेदारी उठाई है, मेरे ऊपर एहसान किया है। मैं ये नहीं चाहता, मैं बराबर का हिस्सेदार बनना चाहता हूँ। सो दैट्स वाई मैं अपना खर्चा दूंगा। रही बात इस बच्चे की, तो मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ही डिज़र्व्स बेटर, ही डिज़र्व्स बेस्ट। जो मुझे मिला नहीं, जो मैं सोच भी नहीं सकता, ये वो डिज़र्व करता है। इसी के साथ आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, पर अच्छा। लांचरन कहता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, अगर तुम्हें इतना ही लगता है तो ठीक है, तुम जितना पैसा देना चाहो घर में दे सकते हो, हमें कोई परेशानी है। तुम यहाँ रहने वाले हो, यही सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से पूरे 6 महीने बाद का सीन रहता है, जहाँ पर विंग को काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। वो ये कि वो जो सोचता हुआ आया था वो चीज़ें काफ़ी हद तक सही थी, काफ़ी हद तक ठीक भी नहीं है। पर हाँ, अभी भी उसका मन शादी के लिए नहीं माना है, और शायद लाइफ में कभी मानेगा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में वो ट्रॉमा है। वो ट्रॉमा जो उसने अब तक देखा है मैरिजेस के बारे में, और उसने वांग जी के पेरेंट्स की भी कहानी सुनी है। उनकी मैरिज भी अनसक्सेसफुल रही थी। वो ट्रॉमा वांग जी के दिमाग में है। तो दोनों ट्रॉमेटाइज लोग कैसे शादी में बन सकते हैं? पर क्या है, शादी तो एक रिश्ते का नाम है ना, चाहे हो या ना हो, ज़रूरी नहीं है। दो दिल जुड़ चुके हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोनों के दिल मिल चुके हैं, और यही बड़ी बात है। प्यार की डेफिनेशन दोनों के लिए एकदम अलग है। मतलब समय का रुकना या पेट में तितलियाँ उड़ना, ये नहीं। एक दूसरे के साथ घंटों बैठकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, ये है। एक दूसरे से अपनी मन की सारी बातें कर देना, ये उनके लिए प्यार का मतलब है। प्यार का मतलब है एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना, और जहाँ सपोर्ट चाहिए वहाँ सपोर्ट करना, चाहे सामने वाला चाहे या ना चाहे। चाहे तो ज़्यादा करो, ना चाहे तो थोड़ा कम करो, ताकि उसे ज़्यादा बुरा ना लगे। ये है उनके लिए प्यार का मतलब। और बच्चे को पालना, ये तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसे वो चीज़ें मिल रही हैं जो उन्हें नहीं मिली। बचपन से ही उनका ख्याल था कि अगर बचपन से उन्हें अच्छी चीज़ों की ट्रेनिंग मिलती तो बड़े होते होते वो लोग एक्सपर्ट होते। अभी वही कर रहे थे वो लोग। 6 महीने का बच्चा जिसे
अभी भी वो ऐसे ऐसे गेम्स प्ले करने के लिए इंस्पायर करते हैं छोटे बच्चों के लिए, जिससे उसका माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप हो। जैसे कि पज़ल जोड़ना, रंगों को पहचानना, या फिर किसी जानवर के साथ खेलना तो उसके नाम याद करना और वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। और वांगजी और विंग का बेबी है भी बहुत स्मार्ट, काफ़ी स्मार्ट है। वांगजी विंग के साथ ट्रिप पर गया है। बहुत लंबे समय से सोचने के बाद वो लोगों ने फाइनली 2 दिन का ब्रेक लिया है कि घूमना ज़रूरी है। तो वो लोग कैंपिंग के लिए गए हैं जंगल में, जहाँ पर टेंट के अंदर दोनों एक दूसरे के साथ में हैं, एक दूसरे के आगोश में हैं। बस ऐसे ही गले लगाया हुआ है शांति में। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें शादी करने की इच्छा तो नहीं है ना? वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे डर लगता है, तुम्हारे अंदर ये इच्छा ना जाग जाए। अगर जागी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बिना नर्वस हुए, बिना हेजिटेशन के हाँ बोल सकूँ, पर मेरी इच्छा तो नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा शायद। विंग कहता है, बाहर निकलो, चल चलो। टेंट के बाहर आने के बाद, बाहर खींच कर लाने के बाद, उस चांद के सामने विंग वांगजी को बिठाता है और उसके साथ में 3 बार बो करता है। और फिर वांगजी से कहता है, हो गई शादी? वांगजी कहता है, हाँ। ये क्या किया तुमने? विंग कहता है, नेचुरली मुझे मैरिजेस नहीं पसंद है। वो ताम झाम, वो एक सेंस ऑफ अलग ही फीलिंग होती है। मुझे लगता है बंध जाना ऐसे। पर इस शादी के बारे में सिर्फ हम दोनों को पता है, किसी और को नहीं। जब तक किसी और को नहीं पता है तब तक हम बंधे हुए नहीं हैं, हम खुले हैं। लेकिन हमारे मन में ये बात हमेशा रहेगी कि हम दोनों सिर्फ बॉयफ्रेंड्स हैं, हस्बैंड्स नहीं। इसलिए तुम्हें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिया है मैंने। कैसा है मेरा आइडिया? विंग के इस बात पर वांगजी इतना खुश होता है कि तुरंत उसे गले लगा लेता है, क्योंकि वांगजी इसी बारे में सोच रहा था। वो मैरिज ऐसा नहीं है कि सच में नहीं करना चाहता, लेकिन वो सच में नहीं करना चाहता है। दोनों बातों में डिफरेंस है और इस बात को शायद विंग समझता है। और इसीलिए वो दोनों एक साथ इतने लंबे टाइम तक आए हैं, क्योंकि उन दोनों की थिंकिंग एकदम मैच करती है। वो एक दूसरे की तरफ एक जैसा सोचते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं और एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करते हैं जब उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि वो लोग छुपाते नहीं हैं बातों को, एक दूसरे को बताते हैं। उन दोनों की मैरिज यहाँ कंप्लीट हुई है और 6 महीने का बच्चा उनके घर पर ही है। काफ़ी शैतान। उस टेंट के बाहर बैठकर दोनों बस उस जंगल में बैठे हुए थे। तभी वांगजी को मच्छरों की भिनभिनाहट से इतनी परेशानी होती है कि वो विंग को लेकर फिर एक बार टेंट के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ पर काफ़ी सारे मॉस्किटो स्प्रे जो था ना, वो उसको स्प्रे कर देता है और विंग को लेकर वहीं लेट जाता है और विंग से कहता है, ये पल भी कितना अच्छा है ना, जब कुछ ना करते हुए भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति तुम्हारे साथ है, कब तक है कब तक नहीं ये नहीं पता, बस अभी के लिए साथ है। कितना अच्छा एहसास है ना? विंग कहता है, बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ना मैं अकेला हूँ और ना ही ऐसा लगता है कि किसी का साथ मेरे साथ है, पर हाँ, फिर भी कोई मेरे पास है। वांगजी और विंग एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं और इसी के साथ में हमारा आज का एफएफ एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया हो। जो भी जैसा भी लगा है प्लीज़ कमेंट्स करना और तब तक लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एफएफ में। तब तक लिए टाटा, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।